तो अभी हम लोग यहाँ पास यूपी कांस्टेबल एग्जाम जो 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑफिशियल दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, सभी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जिनके भी आने वाले समय पेपर है तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न है, ताकि उसी तरीके के क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और जो क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो डीआई का क्वेश्चन है, देखते हैं पहले समझते हैं डीआई में क्या बोला गया था। किसी पुस्तक का प्रकाशन में होने वाले विभिन्न व्यय प्रतिशत में दर्शाया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा टोटल आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि पुस्तक की एक विशिष्ट मात्र के लिए मुद्रान लागत 40,200 है तो इन पुस्तक के प्रचार पर कितना खर्च आएगा बताओ। यानी एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च आएगा ये पूछा आपसे। तो देखो मुद्रान लागत यानी अगर कॉस्ट जो दे रखा है मुद्रान लागत कितना 40,200, ये चीज़ कितना है 20% के बराबर है। हमसे पूछा था क्या प्रचार लागत, यानी आपका एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा हुआ ये आपसे पूछा है। तो एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा दिख रहा है 10%, यानी 20% का वैल्यू दे रखा और 10% का मान पूछा है, तो जस्ट इसका आधा कर दो, बात खत्म। तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,100, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, अपनी समान चाल से 3/4 भाग चलकर अथीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है, उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना होगा। यानी आपसे ओरिजिनल टाइम पूछा है। तो अब आपको क्वेश्चन में जैसा बोला है बस वैसा करो। ये मान लेते इनिशियल है, ठीक है, और ये मान लेते फाइनल है। स्पीड का रेशियो तो आपको इनडायरेक्टली दे रखा था, क्योंकि क्या बोला सामान्य चाल का 3/4, यानी अगर वो पहले 4 से चल रही थी तो अब वो 3 से चलेगी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा हो जाएगा। यानी पहले आपका 3 का समय लग रहा था तो अब आपका 4 का समय लगेगा। तो समय में अंतर कितना का दिख रहा है 1 का अंतर दिख रहा, और कार्यालय भी वो 15 मिनट लेट पहुंच रही थी, यानी 1 का मतलब 15 मिनट लेट। तो हमसे पूछा था सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना, तो 15 गुना 3 45 मिनट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। एक क्वेश्चन और डीआई का पूछा गया था, देखते हैं इसमें समझते हैं क्या बोला है। यहां पर डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर आपको फैमिली का दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, चलो अब क्या बोला, इफ इट गिवन द फैमिली टोटल मंथली इनकम, पूरा परिवार का मंथली इनकम भी दे रखा है 32,500। हमसे पूछा टोटल मंथली अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, यानी खाने और मनोरंजन में कितना खर्च हो रहा है ये आपसे पूछा गया। तो खाने में देखेंगे 27% और मनोरंजन में देखेंगे 9%, यानी 27 और 9 36%, यानी 36% का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया। तो 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं तो गुना कर लो, तो इसको डबल करेंगे तो ये 650 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, इसको आधा कर लेंगे, ठीक है। तो बस गुना कर लो, तो 0 18 5 90, 9 18 6 108 और 9 117, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,700। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया तो 49 नंबर, यहां पर बोला एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिलाएं कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत बताओ क्या होगा, ठीक है। अब जो बोला वो कर लेते हैं सिंपली, हम मान लेते हैं 100 लोगों पूरा टोटल है कर्मचारी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% महिला है यानी 30 ही, और ये 70% मेल है, तो मेल लिख लेते हैं और ये फीमेल लिख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अनमैरिड लोगों का परसेंट पूछा था, अनमैरिड, तो जिसमें से अगर 60% महिला अगर शादीशुदा है तो बचे 40% अविवाहित है, तो ये 40% अगर 30 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12। बोलो क्लियर है। उसी तरीके से अगर पुरुष में 40% लोग अगर विवाहित है यहाँ पास, तो अविवाहित कितना हो जाएगा 60%, तो 60% कितना हो जाएगा इसका 7 42, यानी 42 लोग हो गए। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 और 12 54, और जो कि परसेंट में बात करें तो 100 का, यानी कितना 54%, यानी 54% लोग जो है अविवाहित है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर बोला 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और विकेट कीपर के आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों के औसत आयु के पूरी टीम के औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाएगा। तो टीम का औसत आयु बताओ क्या होगा।
तो टीम का औसत आयु पूछा है आपसे। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आप जैसा चाहो वैसा बनाओ, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला बस वो करो ना। हमको कप्तान का उम्र बता दिया गया 29 वर्ष है, और विकेट कीपर जो कि उससे 4 साल बड़ा यानी 33 वर्ष का होगा, यानी जोड़ोगे तो 62 वर्ष हो गया दोनों लोगों का। हम अगर मान लेते सिंपली कि औसत आयु x है, तो चलो 11 लोगों का औसत आयु कितना हो जाएगा 11 इंटू एक्स, माइनस हमको क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि जब ये दो लोगों को हटाएं, यानी विकेट कीपर को और कप्तान को जब हटाएंगे ना, तो उनके औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाएगा। तो जब 2 वर्ष कम हो जाएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसमें से 2 लोगों को मैं हटा लेता हूं यानी 62 माइनस कर लेता हूं, तो कितना हो जाएगा मेरा, अब 9 लोगों का औसत आयु यानी x-2। बोलो क्लियर है? जैसा बोला था बस मैंने वैसा किया। अब इसको सॉल्व कर लो, अब तो कुछ क्वेश्चन बचा नहीं। तो 11x 9x यहाँ आ जाएगा, और 9 2 18 ये माइनस में है, और ये वहाँ चला जाएगा, ये 62 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब 12 से 8 जाएगा 4, अब 5 से 4 जाएगा 4, यानी 2 से काट लेंगे 22, यानी औसत कितना हो जाएगा 22 वर्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है सभी को? चलो, अगर हमसे पूछता कि क्रिकेटर को मतलब वो विकेट कीपर और कप्तान को लेकर कितना होता, तो फिर 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने माफी चाहूंगा, क्या पूछा टीम की औसत आयु क्या है? तो टीम की औसत आयु ठीक है फिलहाल यहाँ 22 ही होगा, एक्स का मान क्योंकि हम लोगों ने माना था। अगर हमसे पूछता कि वो 2 लोगों को हटा के कितना होगा, तब फिर 20 होता। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, मैं सोचा कि 2 लोगों को जोड़ेंगे तो वहाँ, ठीक है 22 है। चलो, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल अगर 500 उत्तरदाता है तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया था? तो 500 लोगों में का 60% निकाल दो, क्योंकि यही तो विकल्प किए थे ऑप्शन ए का। तो कितना हो जाएगा 60 गुना 5 300, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला है, 52 पत्तों के एक गड्डी से इक्का निकालने की प्रयोक्ता क्या होगा, बताओ। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आपको पता है, आपको इक्का निकालना है। तो अब यहाँ पर ये नहीं बोला कि कौन सा कलर वाला इक्का, तो यानी टोटल इक्का 4 हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, शर्तों से बना कंडीशन, यानी शर्तों के हिसाब से तो 4 बन रहा है, और टोटल सैंपल स्पेस तो ये कितना होगा 52 पत्ते हैं, तो 4/52 यानी 1/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक महिला ने कहा यदि आप मेरी आयु के अंकों को उल्टा उल्टा देते हैं तो आपको मेरे पति का आयु मिल जाएगी। वे बड़े हैं और उनकी आयु का बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है, तो आदमी की आयु बताओ क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक महिला कह रही है कि अगर आप मेरा एज, अगर आप उसका अंक को पलट देंगे ना तो मेरा हस्बैंड का एज आ जाएगा। ठीक है, और मेरे हस्बैंड मेरे से बड़े हैं। अब आपको हिंट में क्या बोल दिया कि उनकी आयु का बीच का अंतर, यानी इन दोनों का जो एज का डिफरेंस है ना, उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। तो आदमी का योग आपसे पूछा है। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप सिंपली, मैं कहता हूं कि आप ऑप्शन से बना लो। आप एक्स वाई के अगर झंझट में पढ़ोगे तो बनेगा, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, जरूर बनेगा। आप फिर थोड़ा सा आपको लेंदी हो जाएगा। अगर आप बनाने की बात करें तो आप किसी का भी मान लेना, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि वो महिला था उसका एज मैं मान लेता हूँ 10x + y, क्योंकि 2 डिजिट का अगर नंबर में अगर एज है तो मैं सिंपली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, 10x + y, y यूनिट नंबर इकाई अंक को दर्शा रहा है, और x जो है वो दाई अंक को दर्शा रहा है। ठीक है, अब जैसा कंडीशन में बोला गया था कि अगर आप उसको पलटोगे तो 10y + x हो जाएगा। तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा, चूंकि जो हस्बैंड है वो बड़ा है तो माइनस लगेगा इसके बाद, फिर जो कंडीशन बोला है वो उसका 11वां हिस्सा है। तो ऐसे कर सकते हैं, बट इतना करने का जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन समझ गए तो ऑप्शन पकड़ के डायरेक्ट आप बना सकते हो। हमसे पूछा था क्या, वो आदमी का आयु का मतलब आदमी का आयु पूछा था, और आदमी उससे बड़ा है। तो देखो ऑप्शन अगर आप देखो ध्यान से, ये 45 और 54 ऑप्शन भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत बड़ा नहीं, ज़्यादा चेक नहीं करना है आपको। देखो ये 45 का उल्टा क्या हो जाएगा 54, और 36 का उल्टा जाएगा 63, यानी ये 2 ऑप्शन तो मान लो सपोज दैट होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों का बड़ा यहाँ पास है आपके पास। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बस अगर आप यहाँ पर देखोगे 54 अगर मैं मान लूँ इसका है, तो महिला कितना हो जाएगी 45, दोनों के बीच में अंतर कितना दिख रहा है 9 का अंतर, और दोनों का योग कितना है 99। तो देखो इसका 11वां हिस्सा है कि नहीं, 9 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप ऊपर वाले को भी चेक कर सकते हो, आएगा नहीं, बस क्लियर है।
चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक बेलन सिलेंडर को उसके अक्ष पर 60 डिग्री का कोण का झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेदित करता है तो परिणाम अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा बताओ। यानी अब ये क्वेश्चन सिंपली क्या बोला है कि कोई एक सिलेंडर है, समझना, एक्सिस पर रख के इसको 60 डिग्री पर कट किया गया है, ऐसे कट किया गया है, समझना। अब ये कट करने के बाद कौन सा शेप होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपको मैं ये, अभी तो मैंने आपको ये फिगर बनाया, ये 2D में बनाया, अगर 3 डायमेंशनल में अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको पता है ऊपर इसी तरीके से जो आप कट करोगे ना, मैं बताता हूँ, आप इसको कट करोगे ना तो ये इस तरीके से कुछ कट होगा, 60 डिग्री का कट लग रहा है, तो इस तरीके से आपका कट होगा। तो आपसे पूछा ये किस तरीके का ये आकार बन रहा है, तो ऊपर ऑप्शन दे रखा पाराबोला, स्पाइरल, हाइपरबोला, इलिप्स। तो पाराबोला ऐसे, हाइपरबोला ऐसे, स्पाइरल तो होगा नहीं, ऐसे ऐसे तो होगा नहीं, इलिप्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलिप्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये इस तरीके से शेप आप देखे होंगे। गन्ना को जब आप काटते हैं तो किस तरीके से काटते हैं, सीधा सीधा तो नहीं काटते, तो उसके ऊपर का जो शेप होता है ना वही एक्चुअली में शेप, वो क्या होता है, इलिप्स शेप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर डी। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक है तो कारखाने में श्रमिक की कुल संख्या बताओ कितनी है। तो चलो जो क्वेश्चन में बोला है वैसा करते हैं। हमको 60% श्रमिक जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, समझना सिंपली, हमको अगर जब ये बोल रखा है, अगर मैं सिंपली समझ रहा हूं कि अगर मैं मान लेता हूं 100 लोग हैं, ठीक है, कारखाने में मेरे को नहीं पता कितना है, 60% लोग, तो ये 60% लोग होंगे जिसका एज कितना है, 30 ईयर से अबव है। अब इसमें बोला है 3/4 यानी पुरुष जो है वो 75% है और बचे शेष, यानी शेष मतलब 25%। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, 3/4 यानी इनके बीच में जो मेल और फीमेल के बीच का जो रेशियो है, समझना, वो क्या 3:1 का है, 3:1 का है। तो हमको हिंट्स में तो दे ही रखा है क्वेश्चन में कि यदि अगर 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष है, यानी ये 3 का मान तो दे रखा है 135 के बराबर, तो आप इसका 1 का मान नहीं निकाल लोगे, यानी 3 का मतलब 135, तो मतलब 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 45। तो 45 को भी अगर आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 180, समझे, 180। यही 180 60 के बराबर है, तो 100 का मान पूछा, यानी टोटल श्रमिक पूछा है, तो 60 का मतलब 180 यानी 3 गुना, तो टोटल कितना होगा, 3 गुना यानी 300। बात खत्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने का सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत बताओ क्या होगा। यानी आपसे रिडक्शन प्राइस पूछा है एप्पल का, वो भी पर डजन के हिसाब से। अब देखो सिंपली अगर 20% अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी पहले सेब का कीमत 5 था तो अब हो गया 4। क्लियर। तो अगर यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो एक्सपेंडिचर जो है ना वो 54 रुपए है, यानी इसका मतलब पहले भी वो 54 का खरीद रहा था और अभी भी वो 54 रुपए का खरीद रहा। तो इसका मतलब जब एक्सपेंडिचर जब मेरा कांस्टेंट हो तो क्या होता है, प्राइस कंजप्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अब प्राइस पहले 5 से 4 हो गया ना, तो इसका मतलब पहले वो 4 का कंजप्शन कर रहा था ना, अब वो 5 का कंजप्शन करेगा। ये जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि एक्सपेंडिचर पहले भी 54 रुपया था और अभी भी 54 है। तो अब आप समझ चुके हो, ये था मेरा प्राइस और ये मेरा एप्पल का कंजप्शन था। तो अब देखो पहले 4 उसको मिल रहा था तो अब 5 मिल रहा है, यानी अंतर कितना, 1 का। और यही बोला 10 से अधिक खरीदने में वो सक्षम हो गया, तो यानी यही 1 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो इसका मतलब आप समझ गए, यानी ये हो गया 50 एप्पल अब खरीद पा रहा है पहले की तुलना में, यानी पहले वो 40 एप्पल खरीद पा रहा था तो अब वो 50 एप्पल खरीद पा रहा था। हमसे पूछा था सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत बताओ, यानी घटा हुआ कीमत मैंने ये वाला, अब इसको मैं हटा रहा हूँ या फिर नहीं हटा रहा हूँ, ये तो चीज़ आपको समझना था। यानी अब आप समझ गए कि जो 54 रुपए में 50 एप्पल मिल रहा है, तो आप यहाँ पर दर्जन निकालोगे क्योंकि एक एप्पल का कीमत कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 12 एप्पल का कीमत निकाल ले रहा हूँ क्योंकि मेरे से दर्जन का दाम पूछा है, ठीक है, एक का दाम तो पूछा नहीं है। एक का भी निकाल के आप कर सकते हो 12 से गुना, ठीक है, फिलहाल कर लो सॉल्व। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो देखो 12 का गुना 54 से कर लो तो 12 चौके 48
12 चौके 48। अच्छा इसको तो 50 है ना, तो डबल भी कर सकते हो कुछ भी, चलो चलो जो जैसे भी कर लो। तो 12 चौके 48, 4 कैरी, 12 पचे 60 और 60 और 4 64, यानी 64 हो गया। और 2 से इसको और गुना कर ले तो नीचे हम लोग डायरेक्ट 100 से भाग दे देंगे, तो इसका 2 से और गुना कर लो। तो 8 2 16, 4 2 8 1 9 और 6 6 12, यानी 12.96। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 72 पुस्तक का क्रय मूल्य 60 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। यानी 72 CP दैट इज इक्वल टू 60 SP के बराबर है। तो यहाँ से आप CP और SP का रेशियो निकाल सकते हो, कितना, 60 और 72। तो इसको हटा दो, तो 12 से काटेंगे 5 बार में, और ये हो गया 6 बार में, यानी कितने का फायदा है, 1 का फायदा है किसमें, 5 पर। तो ये कितना हो जाएगा, 20% का फायदा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब यहाँ पर देखो क्या बोला, यदि केले को 50 रुपए में 60 के दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 के दर से खरीदा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। यानी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम जनरली क्या करते हैं ना, जो दर है ना उसको बराबर कर लेते हैं, यानी जो दर है ना उसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा 50 रुपए में 60 का दर और 60 रुपए में 50 का दर। तो दर को मैं सिंपली अगर मैं बराबर करूं तो कैसे कर सकता हूं, तो देखो 60 और 50 यानी 300 बना सकते हैं आसानी से। तो अब आप समझना 50 का गुना अगर हम 5 से करें दोनों साइड में, क्योंकि इसी रेट में खरीद रहे हैं ना, यूनिटरी मेथड है, तो 60 का गुना भी 5 से हो जाएगा, यानी ये आ गया मेरा 300 बनाना आ गया। क्लियर है सभी को? और अब पैसे कितने लग गए, ये 250 रुपये लग गए, यानी आप समझो क्वेश्चन में 250 में 300 बनाना बिक रहा है। उसी तरीके से अब 60 रुपये में 50 का दर है, तो फिर जब यहाँ 6 का गुना कर लेंगे दोनों जगह, तो ये कितना हो जाएगा, 360 रुपये हो गए, और ये हो गए 50 गुना 60 यानी 300 बनाना हो गए। अब आप समझ गए होंगे, यानी देखो बनाना दोनों जगह सेम आ गया, यानी 250 का चीज़ अब 360 रुपये में बिक रहा है। तो बस यहाँ प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, 110 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो कितने में काउंट करेंगे, CP में काउंट करेंगे, यही तो क्वेश्चन पूछा था। तो 50 से काटेंगे 2 बार में, अब 5 बार में 50, 22, 22 गुना 2 44%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो फिर से नीचे में, ये LCM पूछा गया था, तो इसका LCM आप निकाल सकते हो। अब LCM देखोगे तो ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हमको 25 का LCM दिख रहा है, और 25 का आपको LCM अगर बात करें तो 860 तो कभी नहीं होगा, ना 880 होगा, ना 920 होगा, यानी करेक्ट आंसर का सीधा सीधा क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन का हेल्प लिया हूँ मैं। ठीक है, 25 का मल्टीपल में चेक कर रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है, यानी रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है। तो चलो LCM निकाल लो। तो आप ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हो, आपके ऊपर सब डिपेंड करता है। तो 4, 6, 8, 10 और ये 12, सबसे बड़ा नंबर ये है, इसी का मल्टीपल पे आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 12 का गुना 10 से कर रहे हैं तो 120, 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 8 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 15 8 120 और 10 से भी जा रहा है, यानी LCM मेरा आ जाएगा 120 और रिमाइंडर आपका 3 बच रहा था, यानी 123। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, A एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है, B A से 60% अधिक कुशल है, तो उस कार्य को करने के लिए B अकेला कितना दिन लगाएगा बताओ। तो अब आपको क्या बोल दिया हिंट में कि A तो 120 दिन में कर रहा है, 60% अधिक यानी 3/5, इसका मतलब समझे B A से 60% अधिक कुशल है। अगर इसका मतलब अगर A 5 यूनिट काम कर रहा है ना, तो B उससे 3 यूनिट ज़्यादा काम कर रहा है, यानी 8 यूनिट काम कर रहा है। हमको बोला था A अगर 120 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल काम आप निकाल सकते हो 120 गुना 5। हमसे B के बारे पूछा है, तो बस सॉल्व करो। तो कितने दिन में कर पाएगा, तो 8 से करेंगे सॉल्व, तो 15 15 5 75, यानी 75 दिन में कर लेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी एक ट्रक द्वारा 800 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से है, और 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से है, और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर की घंटा के चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल बताओ क्या होगा। तो हमसे क्या पूछा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता क्या है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ पर दे रखा है 600 किलोमीटर यहाँ चला, 800 किलोमीटर यहाँ चला, 100 किलोमीटर यहाँ चला, यानी टोटल 1500 किलोमीटर चला। अब टोटल समय कितना लगा तो निकाल लेते हैं। तो टाइम होता क्या है,
टाइम क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। टाइम इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस 600 का स्पीड, 600 का डिस्टेंस को अगर 80 का स्पीड से तय करेंगे तो कितना समय लगेगा, 7.5 घंटा, प्लस यहाँ 2 घंटा और मोटरसाइकिल से 2 घंटा। तो यानी यहाँ इसका मतलब क्या होगा, 1500 बाई 7, 2, 9, 2, 11, 11.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा, 5 से काट लो तो ये 23 बार में, और 5 से काटेंगे तो ये 3000 हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3000 बाई 23। ऑप्शन चेक करेंगे तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर बोला एक महिला 25,220 उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% का है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य बताओ क्या होगा। तो ये भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, और कल के शिफ्ट में भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कल मैंने जब देखा तो प्रीवियस मतलब कल का पेपर देखा तो ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं, ये 3 साल का है, कल पूछा गया था 2 साल वाला इंस्टॉलमेंट। तो अगर 5% की अगर बात करें तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/20। आप जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर यहाँ 20 अगर प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 1 का लग रहा है। तो इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें और समान इंस्टॉलमेंट है तो 20 का 21 हो गया पहले साल, पहला साल 20 हो गया, तो यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ कितना हो जाएगा अमाउंट, 21 हो जाएगा। दूसरे साल की अगर बात करें तो जस्ट स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 441 हो जाएगा। उसी तरीका तीसरा साल की अगर बात करें तो फिर 20 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8000। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 9261। देखो वैल्यू भी ऐसा है ना कि याद होगा सभी को। अब देखो हमको पता है इंस्टॉलमेंट क्या करते हैं हम लोग, इक्वल करते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट मान लो, और ये हो गया इंस्टॉलमेंट। तो अब इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वल करने के लिए यहाँ 21 का गुना करेंगे और यहाँ 441 का गुना करेंगे। तो जब दोनों जगह रेशियो में करेंगे तो इसका भी गुना इससे होगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो तीनों जगह बराबर हो गया। तो 441 का गुना अगर 21 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है देखो, तो 2 एकम 2, 2 4 2 8 और 4 2 8 यहाँ हो गया। फिर 400 का गुना अगर 21 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 और 0 0 यहाँ हो जाएगा, और 21 चौके 484, ठीक है। और लास्ट में तो आपका 8000 था ही। तो ये सबको जोड़ेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 8 4 12, 8 16 24 और 25। ध्यान से देखो, जब मैंने ये सबको जोड़ा तो कितना आ गया मेरा, 25,220। तो यही अमाउंट उसके द्वारा लिया गया था और यही अमाउंट आपको दे भी रखा है, यानी जितना था उतना का ही दे रखा है। इसका मतलब समझे, यानी इंस्टॉलमेंट आपका 9261 का ही इंस्टॉलमेंट वो पे करेगी। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वह एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेगा तो बी अकेला इस काम को करने में कितना लेगा बताओ। तो क्वेश्चन में आपको तो हिंट दे ही रखा है। पहला क्वेश्चन को अगर बनाए तो ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। तो अधिक समय ले रहा है, समझना समय की बात कर रहा है। तो बी की तुलना में अगर बी अगर 2 समय ले रहा है तो ए कितना समय लेगा, 3 समय लेगा। ये टाइम का रेशियो है, तो आपको तो पता होगा टाइम एंड वर्क में अगर जो ज़्यादा समय ले रहा है, वर्क तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर अगर ये टाइम अगर 3 और 2 का अनुपात में आया तो इसका मतलब वो लोग काम कितना कितना करेगा, यानी ये 2 यूनिट काम करेगा तो ये 3 यूनिट का स्पीड से काम करेगा। बात समझे। हमको क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो एक साथ 27 दिन में मिल के काम कर सकता है, यानी 3 और 2 5 यूनिट, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा 27 गुना 5। हमसे पूछा था बी अकेला कितना दिन लेगा, तो 30 से भाग दे देंगे, यानी 9 5 45 दिन का समय लेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एक क्वेश्चन नीचे वाला देखो, यहाँ पर बोला चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्षों में अगर 6000 हो जाती है तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा बताओ। अब आप ही देखो 3000 का अमाउंट कितना हो जा रहा है, 6000 हो जा रहा, यानी ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है कितने साल में, 2 साल में। तो सेम ये 6000 का अमाउंट कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा अगले 2 साल में। हमसे पूछा क्या था, तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, तो 2 और 2 4 साल में, तो टोटल प्रिंसिपल था कितना 9, कितना बन गया 12000, तो ब्याज कितना होगा 9000, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए
एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर बोला पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% के छूट के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह छूट नहीं दे तो कितना परसेंट लाभ अर्जित करेगा बताओ। तो बता दो। अब यहाँ पर भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आपको अगर 100 मान के बनाना है 100 मान के बनाओ, वरना नेट चेंजेस वाला जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है आप उस पर भी बैठा सकते हो। हमसे तो यही पूछा है ना कि अगर वो छूट नहीं देगा तो कितना लाभ अर्जित करेगा। तो आपको पता है कि कोई भी दुकानदार पहले क्या करता है, क्रय मूल्य पर प्राइस को बढ़ाता है, ठीक है, और मार्कअप प्राइस पर डिस्काउंट देता है। तो सिंपली फॉर्मूला आप जानते हो सक्सेसिव वाला, यहां पर 12% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं उसको लाभ हो कितना रहा था, 21% का प्रॉफिट हो रहा है, इक्वल टू वो कॉस्ट प्राइस से मैं मान लेता हूं कि x% दाम वो बढ़ा कर रखा होगा, तो ये x% का लाभ होगा उसको अगर वो डिस्काउंट ना दे तो, माइनस 12% का छूट वो प्रदान कर रहा है, वही सक्सेसिव वाला लगा रहे हैं, नेट चेंजेस वाला फॉर्मूला, 12 गुना x/100। तो 12 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 21 का ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा था ना, ये ओवरऑल का मैं अब इसको सॉल्व करो तो -12 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 23 और ये 33 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में और ये 25 बार में, यानी 25x और 3x यानी 22x/25। 11 से काटेंगे 2 बार में और 11 से काटेंगे 3 बार में, यानी 25 3 75 और 75/2 यानी 37.5% वो x का नाम मतलब दाम निकला। तो यानी ये इतना कॉस्ट प्राइस से एबव करेगा ना, तब जाके डिस्काउंट देने के बाद उसका प्रॉफिट हो रहा है 21% का ओवरऑल। तो x का मान आ गया, यानी अब वो डिस्काउंट नहीं देगा तो कितना का प्रॉफिट होगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 37.5%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, यदि वो कैमरे के मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% का छूट के बाद 20% का लाभ अर्जित कर सके। अब देखो फिर से उसी टाइप से आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। क्वेश्चन में जब बोल रखा है, देखो कैमरे का क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, हमको बोला है कि वो कितना दाम एबव रखे, यानी मार्कअप प्राइस पूछा है आपसे जिससे वो 20% का प्रॉफिट कमा ले 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी। तो वैसे ही अगर हम निकालना चाहें तो ये क्रय मूल्य को हटाओ, अगर मैं मान लेता हूं कि वो x% एबव कर रहा है, माइनस डिस्काउंट कितना देना चाहता है वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट होना है। तो फिर से उसी तरीके से, ये केवल मैं समझाने के लिए इतना कुछ कर रहा, वरना जब चीज़ें समझोगे ना तो करने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 10, ये 10 पे यहाँ ले आया डायरेक्ट, तो 10x और 10x यानी 9x/10 हो जाएगा। तो 3 से और काट लो, ये 3 बार में कट रहा और ये 10 बार में कट रहा, यानी x का मान मेरा कितना निकल के आया 100/3 निकल के आया। इसका मतलब आप समझे, यानी कॉस्ट प्राइस से जब अब वो दुकानदार इतना रखेगा ना कॉस्ट प्राइस से अबव, तब जाके वो इतना डिस्काउंट देने के बाद 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो 20% का लाभ कमाएगा। तो बस इतना अबव कर दो, 100/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3, यानी 3 का सामान में अगर 1 का दाम ज़्यादा करके लगा देना तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब यही 3 का मान दे रखा था 3600 के बराबर, यानी अब उसको मार्कअप प्राइस कितना रखना होगा 4 का रखना होगा। तो 3 का प्राइस अगर 3600 है तो 1 का कितना हो जाएगा 1200 के बराबर, तो 1200 गुना 4 कितना हो जाएगा 4800, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ABC ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश का अनुपात दे रखा है। 4 महीने के बाद B ने 1000 अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने के बाद C ने 2000 अतिरिक्त निवेश किया। यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात आपको दे रखा है तो C ने कितना निवेश किया था शुरू में, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो आप पार्टनरशिप पढ़े होंगे कि कोई भी आदमी कितना भी इन्वेस्टमेंट करता है और जितने समय के लिए करता है, मतलब कोई आदमी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है कुछ भी अमाउंट, वो टी टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जो प्रॉफिट भी बढ़ता है ना वो इसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, ये आप जानते हो। बस अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा वैसा करो, क्योंकि क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट आपको बनाना ही पड़ेगा यहाँ पर। बस चीज़ों को थोड़ा सॉल्व करने कैलकुलेट करने के लिए आप थोड़ा सा सिंपल बना सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं हल्का से करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसको कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है यानी 5x। जैसा जैसा क्वेश्चन है बोला मैं बस वैसा करता हूँ। तो A पूरा साल के लिए निवेश कर रहा है, यानी ये 12 से गुना कर सकते हो। हमसे C का इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछा है ना, तो चलो
हम सी पे फोकस कर रहे हैं। अभी ये बी वाला को हटा दो, बी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। सी का कितना हो जाएगा 3x। सी के बारे क्या बोला था, वो 8 महीने तक तो पूरा खर्चा किया है, प्लस 3x प्लस 2000 और ये हो जाएगा 4। बोलो क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये हो गया तो 12 पच्चीस 60। अब आप देखो समझना, ये 60x आ गया। यहाँ पर भी अगर हम इसको सॉल्व करें, ये ए का था और ये सी का था, ए और सी से मेरा काम चल जाएगा क्योंकि तीनों का रेशियो दे रखा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, यानी ये 24x आ गया, प्लस यहाँ पर कितना है 4 गुना 3 यानी ये 12x आ गया, और 4 2 8,000 आ गया। तो 12x और 24x कितना हो जाएगा 36x, यानी ये 36x प्लस 8,000। इनका अनुपात मैं यहाँ से देख रहा हूँ क्योंकि इसी अनुपात में बटा है, तो ध्यान देना 15 और 11 का अनुपात निकल के आया था, तो काट लेते हैं। तो 15 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है, और कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं पूरा करके ही दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कट गया 4 बार में, तो 11 चौके 44x और ये 36x प्लस 8,000। तो ये 36x अगर वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये 8,000 हो गया। तो 8 से काट लेंगे, यानी x का मान कितना निकल के आ गया 1,000। हमसे पूछा था c के बारे, तो यानी 3x यानी 3x यानी 3x इंटू 1000 यानी 3,000, यानी c आपका शुरुआत में 3,000 खर्चा किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला एक साझेदारी में x पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, y 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है, और z पूरा समय के लिए शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ अगर 23,000 है तो y का हिस्सा बताओ क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी आदमी कितना भी इन्वेस्टमेंट करता है, जितने समय के लिए करता है, वो उसी हिसाब से पैसे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए आप। तो अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या दिया हुआ आप समझना, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z दे रखा है। तो x का तो सिंपल आप समझ गए, 1/6 इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1/6 टाइम के लिए। y का भी सिंपली है 1/3, जो पूंजी का 1/3 इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 1/3 टाइम के लिए। क्लियर है? z के लिए क्या बोला है कि z पूरा समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी अब समय आपका 1 हो गया, और अब जो निवेश कर रहा है वो बचे हुए पैसे का निवेश कर रहा है, यानी जो पूंजी बच गया। तो देखो 1/6 ये निवेश कर दिया, प्लस 1/3 ये निवेश कर लिया, तो दोनों लोग मिल के कितना निवेश कर लिया। आप ध्यान से देखो, दोनों लोग अगर मैं मिल के बात करूं तो कितना हो जाएगा 3 2 और 1 3, यानी आधा निवेश तो हो चुका है आपका। ध्यान से देखो, आधा निवेश ये लोग कर चुके हैं, तो बचा आधा ही निवेश करेगा वो पूरा। बस अब आपका बस हो चुका है क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा। फ्रैक्शन में आप आ चुका है, रेशियो निकाल लो। तो यहाँ कितना आ गया 1/36, ये कितना आ गया 1/9, और ये कितना आ गया 1/2। तो मैं अगर 36 से गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ, यानी पैसे जो बटेंगे वो 1 के अनुपात में इसके पास जाएगा, 4 के अनुपात पे y के पास जाएगा, और इसके पास जाएगा 18 के अनुपात। बोलो क्लियर है? तो इसी अनुपात में पैसे बटेंगे, तो पैसे कितने बट रहे हैं 23,000 बट रहे हैं। तो 18 4 22 और 1 23, यानी 23 यूनिट का वैल्यू 23,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000। हमसे पूछा किसका था बारे था, y का हिस्सा पूछा था। y का हिस्सा कितना 4 गुना 1 यानी 4,000। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यदि ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत बताओ क्या है। यानी 5 लगातार कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो एवरेज आपसे पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं कई बार एवरेज के कॉन्सेप्ट में बताया हूँ, अगर ये क्रमागत नंबर है विषम संख्या का तो औसत क्या होगा, बीच वाला संख्या। बीच वाला संख्या, तो अब आप ऑप्शन देखोगे तो बीच वाला संख्या तो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, क्या ऑप्शन मतलब ये आंसर क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं। अब आप ये ध्यान से देखो, ये सी है, आपको तो पता है ना ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में 2 2 का अंतर होता है, तो 2 2 का अंतर होता है, यानी +2 सबके बीच में अंतर है। तो अगर मैं यहाँ पर ए में +2 करूँगा तो ये क्या आएगा बी के बराबर होगा, यानी मैं बोल सकता हूँ ना a+2 क्या होगा बी के बराबर है। उसी तरीके से ए में जब मैं 4 जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा कि नहीं होगा।
जो कि मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में A+4, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है। एग्जामिनर चाहता तो B+2 भी ऑप्शन में दे सकता था, सॉरी B+2 तो भी मेरा हो सकता था, बट एक टर्म में मैंने बता दिया A+4। क्लियर। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब इसको देखो, यहाँ पर बोला तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या दुगनी और तीसरी की तिगुनी है, तो तीनों संख्याओं का औसत अगर 44 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या है। तो चलो ये फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, ये सेकंड नंबर मान लेते हैं, और ये वाला थर्ड नंबर मान लेते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला बस वैसा करते हैं। क्या बोला था, द सेकंड इज, सेकंड नंबर के बारे में बोला है, दूसरी पहले की दुगनी है, तो अब पहला का दुगनी अगर ये 1 है तो ये 2 है। क्लियर। और तीसरा का तिगुनी है, यानी अगर देखो इनके बीच में रेशियो क्या, अगर ये 1 है ना तो ये 3 है, यही तो रेशियो है ना इनके बीच में। अभी तीनों का बीच में आप या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि अगर ये 2 है ना तो ये 2/3 होगा, 2/3 होगा, बट करने का जरूरत नहीं है, आप रेशियो निकालना है ना। तो तीनों के बीच में रेशियो क्या आ गया, 3, 6 और 2 का रेशियो आ गया। तो बस इसी हिसाब से पैसे बटेंगे, या फिर जो भी संख्या था बट रहे थे। तो 44 का औसत हमसे बड़ी संख्या की बात कर रहा, तो बड़ी संख्या क्या होगा, 6 होगा, यानी 44 गुना 3, और ये 6/6, 3, 9, 2, 11, तो 11 से काटेंगे 4 बार में, यानी 4, 3, 12, 12, 6, 72, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। अब यहाँ पर देखो दूध और पानी का अनुपात, मतलब दूध और पानी का मिक्सचर दे रखा था जिसका अनुपात दे रखा 12 और 13, 12 और 15 अनुपात में दूध और पानी का युक्त को एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना मात्रा में पानी मिलाया जाना क्या हो सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो बस इसी तरीके से आप लोग अपना बस प्रैक्टिस करते रहिए। फिलहाल मैं वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।